नमस्कार दोस्तों। ओ ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षाएं हम देख रहे थे, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते ये कक्षा करीब 1 महीने के लिए रुक गई थी, क्योंकि कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी होती हैं जिनका हमें सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, तो वो समस्याओं के चलते थोड़ा हम बिजी थे और आज हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक नई क्लास लेकर, एक नया लेक्चर लेकर। जो हमने कहा था आपसे कि अभी हमारी नागरिकता भाग 1 भाग 2 और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज शेष रह गई हैं। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम नागरिकता देखेंगे और उससे संबंधित प्रावधान देखेंगे। जैसा कि हम अपने लेक्चरों में करते आए हैं कि जो हमारा लेक्चर होता है वो काफ़ी सारगर्भिक, प्रमाणिक और काफ़ी सटीक और सरल होता है। तो उसी की भांति आज हम नागरिकता देखेंगे और समझेंगे कि नागरिकता क्या कहती है, नागरिकता की क्या परिभाषा होती है। साथ ही उस पर अभी बीच में विवाद उठा था और उससे संबंधित कानून देखेंगे कि संसद का कौन सा कानून है। क्योंकि हमने कहा था कि जब हम पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि हम संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के प्रावधान देखेंगे कि हमारा संविधान नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान रखता है। वहीं जब हमें राज्य व्यवस्था पढ़ना होता है तो हमने क्या कहा था कि हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 3-4 चीज़ें देखते हैं कि संविधान, संसद के कानून और संवैधानिक संस्थाएं। तो वही हम संविधान देख लेंगे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्या कहते हैं। साथ ही साथ क्या इससे संबंधित संसद ने कोई कानून बनाया है, उस कानून को भी देखेंगे। हम देखेंगे कि आपने पिछले वर्षों में देखा होगा कि एक नागरिकता संशोधन अधिनियम है जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। उस पर अभी विवाद हुआ था, तो उस विवाद को भी देखेंगे कि क्या विवाद था और इससे संबंधित चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारी क्लास कंप्लीट होगी, यानी कि जो पूरा क्लास है पॉलिटी का, अभी और बचा है 6-7 क्लास संभवतः और होगा। इस क्लास होने के बाद कोशिश करेंगे कि न्यू ईयर में आपके लिए एक पॉलिटी का पीटी प्लस मेंस नया बैच स्टार्ट हो। शायद अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा संभावना है कि स्टार्ट हो, तो आप उसको भी एंजॉय कीजिए। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज समझते हैं कि नागरिकता क्या होती है। ठीक है, क्या नागरिकता क्या होती है और किसे नागरिक माना जाएगा, नागरिकता की क्या परिभाषा होती है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, कैसे अगर सिद्ध करोगे। अगर कोई आपसे तीसरा व्यक्ति पूछता है, ये ए व्यक्ति है, अगर ये बी से पूछता है कि मिस्टर बी बताओ कि तुम भारत के नागरिक हो, बताओ कि तुम भारत के नागरिक हो, तो बी कैसे सिद्ध करेगा। तो इस चीज़ को समझेंगे। और जो मेरा मोटिव है क्लास का, जो शुरू से रहा है, कि चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल एक समझ विकसित होनी चाहिए। और जो डेटा है वो डेटा आपको किसी भी किताब में, किसी भी एनसीईआरटी में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ होगी है, जो जीरो से लेकर टॉप लेवल तक, ठीक है, बॉटम टू टॉप जाती है। तो मैं वही अपनी क्लासों में आपने देखा होगा कि वही शुरुआत से शुरू होती है कि जो व्यक्ति ने कभी पॉलिटी ना पढ़ा हो, वो व्यक्ति भी अगर इन लेक्चरों को देखता है तो कहीं ना कहीं वो अवश्य ही समझेगा कि चीज़ें क्या है और किस लेवल की है। ठीक है, निसंदेह आपको चीज़ें प्रमाणिक और सरल और सटीक मिलेंगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये साल गुजर रहा है कई समस्याओं के साथ,
कोरोना की समस्या और भी कई सारी समस्या थी, तो धीरे धीरे गुजर रहा है और आने वाला समय जल्द ही नया साल स्टार्ट होने जाएगा जो वेस्टर्न कल्चर का। अपना नया साल अभी शुरू नहीं होता, अपना साल चैत्र महीने में शुरू होता है, लेकिन ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू होगा। तो हम चाहेंगे कि आप नए उम्मीद नए जोश के साथ ये चीज़ें शुरू करें और एक संकल्प लें कि आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे और ये जो भी सारी फॉर्मेलिटीज होंगी वो अच्छे तरीके से निर्वहन करेंगे, ठीक है। और हम भी एक नए जोश तरीके से नई क्लासेस लेकर आते रहेंगे जैसा ओनो स्टडी ने शुरू से किया है, ठीक है। तो इसी के चलते हम सबसे पहले देख रहे हैं क्या, नागरिकता। क्या देख रहे हैं, नागरिकता। सबसे पहला प्रश्न उठता है नागरिकता में कि नागरिकता क्या होती है या नागरिक किसे कहते हैं, कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक होगा, नागरिक किसे कहते हैं, ठीक है। कौन नागरिक होगा, सबसे पहले हमें नागरिकता की डेफिनेशन यानी कि उसकी परिभाषा जान लेना होता है, ठीक है। तो नागरिकता क्या है, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, नागरिक किसे कहते हैं या नागरिकता क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नागरिक क्या है, तो आप आज इस लेक्चर के बाद व्यक्ति को जब बाहर मिलें तो आप उस चीज़ को क्लियरिटी बता सकें कि नागरिक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नागरिक, जब हम नागरिक की बात करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नागरिक राज्य और व्यक्ति के बीच का संबंध है। क्या है, सबसे पहली बात हमें क्या मिल रही है इसमें कि जो व्यक्ति है, क्या है, वो व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध है, राज्य के मध्य एक संबंध है, दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, दो देशों के बीच नहीं है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है इसका कहाँ संबंध है कि व्यक्ति का और राज्य के मध्य एक संबंध होता है, ठीक है। एक बीच का संबंध होता है कि राज्य के और व्यक्ति के बीच का क्या संबंध है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमें नागरिकता के बीच में और नागरिक होने के बीच में क्या देखना है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध में, ये बात याद रखना कि इसमें राज्य और व्यक्ति के बीच का मध्य का एक संबंध होता है, उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ इसमें देखते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों का होना, क्या देखते हैं इसमें, देखते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों का होना। अगर अधिकार होंगे इसका मतलब है कि जो राज्य है वो उसको क्या देता है, अधिकार देते हैं, यानी कि अधिकारों का होना, ठीक है। अधिकारों को होना यानी कि व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं कि क्या क्या अधिकार है व्यक्ति को उस देश में, क्या वो बोल सकता है, क्या वो अपनी मन मर्जी का व्यापार कर सकता है, क्या वो वोट दे सकता है। तो इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं वो राज्य उन्हें प्रोवाइड कराता है। तो पहला हमने देखा कि राज्य और व्यक्ति के बीच का एक संबंध होता है। दूसरा हमने देखा कि अधिकारों का होना, राइट्स हम पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, राज्य हमें देता है सी, यानी कि तीसरा क्या है, कर्तव्यों का होना। अगर कोई राज्य हमें अधिकार देता है तो वह उपेक्षा करता है कि आप भी कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसलिए हमने आर्टिकल 51 का में देखे कि भारतीय नागरिक के कुछ 11 कर्तव्य उसमें उल्लेखित किए गए हैं, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि तीन चीजें देखी कि पहला तो देखा कि व्यक्ति के और राज्य के बीच का एक संबंध होता है, ठीक है। दूसरा देखा हमने कि अधिकारों का होना, ठीक है, कि व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं और होता है इसमें कर्तव्यों का होना। अगर अगली बात करें तो इसमें हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो हम इसमें कहते हैं कि इसमें पूर्ण सदस्यता, राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके की क्या हो,
पूर्ण सदस्यता हो, क्या हो, पूर्ण सदस्यता, और इसके साथ क्या हो, संविधान के प्रति निष्ठा हो। संविधान प्लस देश के प्रति निष्ठा, क्या हो, देश के प्रति क्या होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। एक बात याद रखना, क्या होनी चाहिए, संविधान और देश के प्रति क्या होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, निष्ठा। ठीक है, किसके प्रति, संविधान और देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति में ये चीजें पाई जाती हैं, ये क्वालिटी पाई जाती है, तो हम उसे उस देश का नागरिक कहेंगे। या कोई देश किसी व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं, ये सारे अधिकार, ये सारे कर्तव्य, और व्यक्ति पूर्ण सदस्य है, तो हम कहेंगे कि वो उस देश का नागरिक है। ठीक है, कैसे नागरिक, तो हमने तीन चार चीजों को देखा। आप एक बार देख लीजिए कि फिर हम आपको बताएंगे कि आपने, एक सेकंड दोस्त हाँ ठीक है। पहला क्या है इसमें, पहला इसमें लिखा हुआ कि व्यक्ति और राज्य के संबंध। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति होगा और एक राज्य होगा। व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंध को हम क्या कहेंगे, नागरिकता। साथ ही उसमें राज्य व्यक्ति को अधिकार देता है, और अधिकारों देने के पश्चात राज्य उपेक्षा करता है, राज्य अपेक्षा करता है, सॉरी, राज्य अपेक्षा करता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, समय पर टैक्स भरे, पर्यावरण की संरक्षण करे, और देश के, जो हमारे देश का ध्वज है उसका सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे। ठीक है, तो ये राज्य कई अपेक्षाएं व्यक्ति से रखता है, और जो व्यक्ति होता है वो राजनीतिक तरीके से पूर्ण सदस्य होता है। जो भारत में राजनीतिक क्रिया होती हैं वो उनका पूर्ण सदस्य होता है, और उस व्यक्ति का संविधान और देश के प्रति एक निष्ठा होती है, यानी कि वो उन चीज़ों को, उन का सम्मान करता है, वो हमारे संविधान का क्या करता है, आदर करता है, वो हमारे देश के प्रति निष्ठा रखता है। ठीक है, इसलिए हमने जब प्रियम्बल पढ़ा था, उद्देश्य का पढ़ा था, तो हम उसमें बंधुत्व, एकता और इन सब की बात करी थी। मौलिक कर्तव्य भी देखे थे हमने, तो वो वही सारी चीजें, हमने मौलिक अधिकार भी देखे, मौलिक कर्तव्य भी देखे। जो देश व्यक्ति को, ये सिर्फ भारत की अकेली बात नहीं है, ये किसी देश के नागरिक होने के लिए अनिवार्य तथ्य है। क्या है, ये किसी देश के नागरिक होने के लिए अनिवार्य तथ्य है। अगर इस तत्व में से किसी एक की कमी हो जाती है तो हम उसे उस देश का नागरिक नहीं मान सकते हैं। ठीक है, कर्तव्य चलेगा कि कर्तव्य ना हो, लेकिन अधिकार ना हो तो हम उसे उस देश का नागरिक नहीं मानेंगे। इसलिए हम जब देखते हैं नागरिक, जब हमें नागरिक और विदेशी में कोई अंतर करना होता है तो हम पॉइंट देखेंगे कि नागरिक में और एक विदेशी में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड एलियन। ठीक है, विदेशी को एलियंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये अंतर देखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि एक, अगर हम एक नागरिकता की समग्र रूप से एक परिभाषा देखें जो नागरिकता की आज तक सार्वभौम रूप से सभी रूप से मान्य है, तो वो परिभाषा एक टी.एच. मार्शल करके एक राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वाता रहे हैं, तो उन्होंने नागरिकता की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है जो आज तक की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। टी.एच. मार्शल उनका नाम है। उन्होंने कहा था कि नागरिकता राजनीतिक समुदाय की, उन्होंने क्या कहा था कि जो नागरिकता है, जो नागरिकता है वो क्या है, उन्होंने कहा थी कि जो नागरिकता है वो राजनीतिक समुदाय की क्या है, राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता है। राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता, जैसे कि हमने उसमें एक पॉइंट में लिख दिया था, वो इन्हीं के स्टेटमेंट से लिया गया था कि जो नागरिकता क्या है। उन्होंने कहा था कि नागरिकता राजनीतिक, नाम उनका लिख लो टी.एच. मार्शल। पीटी के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी ये इशू में चल रहा है, इसका जो
मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको बारीकी से देख लेना है। ठीक है, ये टी एच मार्शल ने सबसे आज तक की सर्वमान्य परिभाषा है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति के क्या होता है, वे अपने अधिकार तथा कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं। क्या करते हैं? कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं, यानी कि उनको राज्य अधिकार भी देता है और कर्तव्यों का अनुपालन भी करते हैं। यानी कि उनके जो होते हैं अधिकार व कर्तव्य वो समान होते हैं। अधिकार प्लस कर्तव्य समान होते हैं, यानी कि जो अधिकार हमें है वही अधिकार आपको है। जो अधिकार मोदी को है वही अधिकार राहुल गांधी को है। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, जो सभी रूप से, यानी कि राजनीतिक रूप से। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ समझें, राजनीतिक समुदाय का मतलब है कि जो कम्युनिटी है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसमें जो अधिकार सबके होंगे वो हमारे होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके पूर्ण सदस्य हैं, ठीक है, तो उसमें व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य समान होते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, मान ले ये कोई एक साधारण व्यक्ति है और ये है हमारे प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र सिंह दामोदर मोदी जो भी है, पीएम सर है। तो ये को अगर अधिकार है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, तो ये जो कर्तव्य है ये हमारे पीएम सर पर भी लागू होता है कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते आप भी इन चीज़ों का सम्मान करेंगे। ये नहीं कि तुम पीएम हो तो आपके लिए स्पेशल नहीं, जो चीज़ें सभी के लिए है, जो अधिकार सभी के लिए है, वो आपके लिए भी है। ठीक है, तो टी एच मार्शल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता ही तथा नागरिक और कर्तव्यों का अनुपालन समान होता है। वो क्या कहलाती है? वो नागरिकता कहलाती है। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं कि नागरिकता क्या होती है, किसे कहते हैं। अगर हम इसका एक और चीज़ों में देखें तो उसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति, हमने पिछले वाली स्लाइड में देखी, यहीं से अगर बात करें तो इसमें एक आया था कि राजनीतिक समुदाय वह एक राज्य में निवास करती है। ठीक है, वहाँ एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी वो एक राज्य में निवास कर रही होती है, तो उस चीज़ को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? नागरिकता। हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक नागरिकता की परिभाषा देखी और नागरिकता से संबंधित तथ्यों को देखा। एक बार इनको पुनः रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा कि नागरिक किसे कहते हैं या नागरिकता क्या है। तो हमने पहला देखा कि व्यक्ति और राज्य के समान। व्यक्ति है, इसमें दो चीज़ें मिलेंगी, व्यक्ति प्लस राज्य। ठीक है, इनके बीच का एक संबंध होता है, राजनीतिक संबंध होता है, उसको हम नागरिकता कहते हैं, जिसमें दो अनिवार्य तत्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं अधिकार और एक होता है कर्तव्य। ठीक है, ये दोनों अगर उपस्थित हैं तो हम कहेंगे कि वो उस देश का नागरिक है। ठीक है, अब आपने कई बार सुना होगा कि एक नागरिक होते हैं और एक आपने होगा है प्रजातंत्र। क्या सुना होगा? प्रजातंत्र। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि अशोक की एक प्रजा थी, हर्ष के समय एक प्रजा थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक प्रजा थी, अकबर की प्रजा थी। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? हमने देखा कि आपने एक सुना है नागरिक। क्या सुना है? नागरिक। और एक सुना होगा आपने प्रजा। तो प्रजा में और नागरिक में क्या अंतर होता है? अगर आपसे पूछे, अगर आपसे कोई कहे कि आप भारत की प्रजा हैं या भारत के नागरिक हैं, आप क्या हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप भारत की प्रजा हैं या नागरिक हैं? आप भारत की प्रजा हैं या नागरिक है? अगर आपसे कोई पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रजा हुआ करती थी, वो भी जनता हुआ करती थी, वो भी प्रजा थी,
तो हम क्यों प्रजा नहीं है? प्रजा नागरिक से किस प्रकार अलग होती है, या नागरिक प्रजा से किस प्रकार से अलग होते हैं, इस बात को समझेंगे। ठीक है। अब पता चले कि आपसे बोले कि हम मोदी की प्रजा है, स्टेटों में जाए हम शिवराज की प्रजा है, हम योगी की प्रजा है। तो ये प्रजा और नागरिक में क्या संबंध होता है, सॉरी, क्या अंतर होता है? कुछ तो अंतर होता होगा, तभी तो इसको नागरिक बोला जा रहा है। नहीं तो भारत की प्रजा बोली जाती। जब हमारा यहाँ राजतंत्र था तो उस समय क्या होता था, राजा की प्रजा हुआ करती थी। अगर हम नागरिक और प्रजा में अगर हम नागरिक और प्रजा में एक मौलिक अंतर देखें तो क्या देखने को मिलता है? अगर हमने अभी नागरिकता की परिभाषा देखी तो उसमें हमने क्या देखा? आप देख पाएंगे कि हमने उसमें देखा कि व्यक्ति को अधिकार भी मिले होते हैं और कर्तव्य भी। ठीक है। क्या मिले होते हैं? व्यक्ति को अधिकार भी मिले होते हैं और कर्तव्य भी मिले होते हैं। अगर हम यहाँ व्यक्ति देखें तो व्यक्ति को क्या मिले होंगे? सबसे पहली बात तो व्यक्ति को अधिकार मिले होंगे। क्या मिले होंगे? अधिकार। ठीक है। और क्या होंगे? कर्तव्य। कि राज्य अपेक्षा करेगा कि व्यक्ति ये करे, यानी कि व्यक्ति के पास दो चीजें होंगी। वो दो चीजें क्या होती? एक तो उसके पास अपने कर्तव्य होंगे और एक उसके अधिकार होंगे जो राज्य द्वारा उसको दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम वहीं प्रजा की बात करते हैं तो प्रजा के पास केवल कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं? केवल कर्तव्य होते हैं। अगर इसको हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम क्या कहेंगे? केवल कर्तव्य। ठीक है। ये मौलिक अंतर होता है प्रजा में और नागरिक में, कि नागरिक के पास जहां हम देख रहे हैं कि उसके पास अधिकार है। क्या है? अधिकार है, लेकिन उसके साथ उसके कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वहीं हम जब हम प्रजा की बात करते हैं, ठीक है, प्रजा की बात करते हैं तो वहाँ व्यक्ति के पास केवल क्या है? वहाँ व्यक्ति के पास केवल कर्तव्य है। मतलब अगर हम ये बात करें, प्रजा कहाँ होती? कब? राजतंत्र। कहाँ होती है? राजतंत्र में। और ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको सारी चीजें मिलेंगी आपको कहाँ मिलेंगी? लोकतंत्र में। कहाँ मिलेंगी? लोकतंत्र में। ठीक है। तो नागरिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आप देखेंगे कि नागरिक लोकतंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। राजतंत्र में, मोनार्की सिस्टम में नहीं। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि अशोक की एक प्रजा हुआ करती थी, क्योंकि वहां व्यक्ति को अधिकार नहीं थे। वो बोलते हैं ना, वचन ही मेरा शासन है। वचन ही मेरा शासन है, यानी कि जो राजा ने बोल दिया वही कानून है, वही नियम है। उसके विरुद्ध आप किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ होता था? ये आप अच्छी भांति से देख सकते हैं, ये चीजें आपकी होती थी राजतंत्र में। कहाँ होती थी? राजतंत्र में। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप नागरिक और प्रजा में एक मौलिक अंतर समझ गए होंगे। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ व्यक्ति को अधिकार भी है और कर्तव्य भी। अगर यहाँ व्यक्ति के अधिकारों का वायलेशन होता है, ठीक है, वायलेट होते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सीधा। लेकिन अगर यहाँ व्यक्ति को अधिकार ही नहीं है तो उल्लंघन होने का सवाल नहीं उठता है। ठीक है। यहाँ व्यक्ति को अधिकार नहीं है तो उल्लंघन होने का अधिकार नहीं उठता। और ये कहाँ होता है? ये राजतंत्र में होता है। तो याद रख लेना, प्रजा जो होती है वो राजतंत्र में होती है और नागरिक जो होते हैं वो लोकतंत्र में होते हैं। ठीक है। अब तो अगर हम क्या है? हम भारत के नागरिक हैं, प्रजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अधिकार है। ठीक है। क्या है? हमारे पास अधिकार है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम नागरिक और प्रजा में एक अंतर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे
इसके आगे हम क्या देखेंगे? इसके आगे हमको देखना है कि अभी आपने बताया था कि नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होते हैं, कि आप कैसे पहचानेंगे या कैसे बताएंगे किसी को कि एक विदेशी, एक एलियन और एक सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि हमने देखा कि कोई राज्य जब किसी व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्यों के साथ समायोजित करके उसको राजनीतिक कम्युनिटी का पूर्ण सदस्य बनाता है तो उसे हम नागरिकता कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नागरिक में और विदेशी में क्या अंतर होगा? क्या होगा? नागरिक और विदेशी में अंतर। नागरिक और विदेशी में अंतर। अब अगला प्रश्न उठता है कि नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है, यानी कि कोई विदेशी कैसे होगा या कोई नागरिक कैसे होगा। जस्ट एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, तो क्या देख रहे थे हम कि नागरिक में और विदेशी में क्या अंतर होता है। तो जो नागरिक और विदेशी में जो बेसिकली जो अंतर होता है वो होता है हमारे अधिकारों को लेकर। किसको लेकर होता है दोस्तों? अधिकारों को लेकर। ठीक है, तो अगर आप ये अंतर समझ जाएंगे तो आप अगर पीटी में कोई क्वेश्चन आता है, पीटी में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से प्रबल संभावना बनती है कि व्यक्ति को यहीं से फंसाया जाए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है कि सिटीजन कौन होगा और नागरिक कौन होगा। ठीक है, तो कुछ मौलिक अंतर होते हैं, वो कौन से अंतर होते हैं, कौन से सॉरी दोस्तों, कौन से अंतर होते हैं जो एक नागरिक को विदेशी से अलग करते हैं या एक विदेशी को एक नागरिक से अलग करते हैं। तो उन अंतरों को समझना, वो कौन कौन से अधिकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपने हमारी क्लास फंडामेंटल राइट्स देखी होगी तो उसमें पहला था कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? ठीक है, सबसे पहला अंतर यहाँ देखने को मिलता है कि ये जो अधिकार है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। अगर हम कहेंगे कि जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, क्या कहेंगे? केवल नागरिकों को प्राप्त है अधिकार। यद्यपि कुछ अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त है, लेकिन ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्या कहेंगे? ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, हम कहेंगे तो वो कौन कौन से अधिकार हैं अगर आप इनकी देखेंगे। पहला आर्टिकल 15 देखेंगे आप। ठीक है, क्या देखेंगे? आर्टिकल 15। जब हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूलवंश, निवास स्थान, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। क्या क्या चीजें हैं इसमें? अगर हम इसमें बात करें तो धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर, आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो आर्टिकल 15 है, क्या है? आर्टिकल जो 15 है वो किसे प्राप्त है? वो हम कहेंगे वो सिर्फ नागरिक को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? नागरिक को। कि नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद या भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि विदेशी के साथ किया जा सकता है। अगर कोई सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, और वहां जाना विदेशी को रोका जा सकता है, लेकिन नागरिक को नहीं। जो भारत का नागरिक है उसको कतई नहीं रोका जा सकता है। ठीक है,
अब मान लेते हैं ये ताजमहल है, ठीक है। यहाँ ताजमहल पर सरकार चाहे तो विदेशियों को आने से रोक सकती है, लेकिन भारतीय नागरिकों को नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 15 सबसे पहले अंतर करता है कि ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। इसी से मिलता जुलता यानी कि इसका जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में, किसमें? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसकी? अवसर की समानता, ठीक है। अवसर की समानता का मतलब है, जब हम यहाँ समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये चीजें आ जाती हैं कि व्यक्ति इनके आधार पर यानी कि राज्य इनके आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 किसी व्यक्ति से संबंधित है और ये राज्य से, ठीक है। दोनों ही समानता के आर्टिकल हैं। जब आप फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार देखेंगे तो आप समझेंगे। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। यानी कि जो सरकारी सार्वजनिक पद होते हैं उनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। यानी कि जो नागरिक होंगे उनको किसी जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये नहीं किया जाएगा कि आप फला जाति के सदस्य हैं, आप इस पद के योग्य नहीं हैं, आप इस धर्म के व्यक्ति हैं तो आप एक आईएएस का पद धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। यानी कि आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 ये दोनों नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी को नहीं है, ठीक है। किसको नहीं है? एक विदेशी को प्राप्त नहीं है। अगर यहाँ जियो बाइडेन साहब आए कि हमें आईएएस बनना है तो हम कहेंगे महोदय हमारा संविधान ये प्रावधान नहीं करता है और ये आपको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक नहीं है, ठीक है। या हम देखते हैं कि जब हम नेपाल की कई रेजिमेंट होती हैं, गोरखा रेजिमेंट अगर देखेंगे तो वो भारतीय में करते हैं, भारत में सर्विस देते हैं, लेकिन उनको भारत देती है, ये उनका अधिकार नहीं है, ठीक है। भारत सरकार उनको रिक्रूटमेंट करती है। गोरखा रेजिमेंट का अगर नाम सुना होगा तो ये नेपाल की होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी सेना में काम करती है, तो कई नेपाली यहाँ सर्विस देते हैं। तो ये भारत सरकार के ऊपर है कि वो उनको सेवा में ले या ना ले, लेकिन ये उनका अधिकार नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? हमने देखा कि सबसे पहला नागरिकों को आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16। फिर कौन सा है? आर्टिकल 19। कौन सा देखते हैं हम? आर्टिकल 19। एक अंतर हमको यहाँ मिलता है, ठीक है। क्या अंतर मिलता है? कि आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रताएं देता है। क्या देता है? स्वतंत्रताएं 6 प्रकार की। आप अगर आपने क्लास देखी होगी तो हम देखते हैं कि उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। और जब हम इन स्वतंत्रताओं के बारे में बात करते हैं तो हम इसी में देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति, ठीक है। संचरण मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, निवास, ठीक है। और इसी के साथ साथ वृत्ति एवं व्यापार, और इस प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें हम सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ एवं सम्मेलन, ठीक है, संघ प्लस की ये हमको स्वतंत्रता दी गई। जब आप फंडामेंटल राइट पढ़िएगा तो ये देख, लेकिन हमारा यहाँ मोटिव समझाने का है कि ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो केवल नागरिकों को है। हमने देखा कि प्रेस का अधिकार, यानी कि जो प्रेस का अधिकार है वो नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? नागरिकों को, ठीक है। नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशी को नहीं। तो तीसरा अंतर हमने कहाँ देखा? तीसरा जो अंतर हमारा संविधान करता है वो आर्टिकल 19 में करता है कि जो आर्टिकल 19 है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। अगर मिस्टर पुतिन साहब कहें, जो अभी आए थे इंडिया में लेटेस्ट, वो कहें कि हमें यहाँ एक न्यूज़पेपर छापना है, ठीक है, हमको यहाँ एक भाषण देना है, न्यूज़पेपर देना है, तो भारत सरकार उनको रोक देगी कि महोदय ये आपका अधिकार नहीं है क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक नहीं है। लेकिन अगर कोई अगर इंडियन सिटीजनशिप है उसके पास, वो चाहे तो यह न्यूज़पेपर या कोई भी भाषण दे सकता है, अन्यथा
भाषण का मतलब या न्यूज़पेपर का मतलब है कि वो देश की एकता अखंडता, जो आर्टिकल 91 क्लॉज आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 में जो सीमा है उसके अगेंस्ट ना जाए। ठीक है, तो तीसरा अंतर ये हो गया। तो हमने पहला अंतर क्या देखा विदेशों में, विदेशी में और नागरिक में, कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19। अगला आर्टिकल कहाँ देखेंगे, जब हम मौलिक अधिकारों को, हमने क्या कहा था कि कोई नागरिक, देश का नागरिक कब होता है, जब उसको अधिकार हो। तो हम उन्हीं अधिकारों की बात कर रहे हैं जो संविधान में हमें दे रखे हैं, लेकिन एक नागरिक को नहीं। वहीं जब हम बात करते हैं, एक आता है आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 क्या करता है, ये भी व्यक्ति को देता है कि एक कहता है कि सांस्कृतिक और भाषा इस प्रकार की चीज़ों को बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, और 30 देता है शिक्षा संस्थानों का, जो अल्प शिक्षक है तो उनकी शिक्षा संस्थानों को भी। ठीक है, ये नहीं है कि अगर कोई विदेशी आ जाए वे कहें नहीं है हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम अपना यहाँ स्कूल चलाएंगे, हम अपना यहाँ कॉलेज चलाएंगे, ये हमारी भाषा, ये हमारी लिपि है, ये हमारी संस्कृति है, इनका हम संरक्षण करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए आपको नागरिक बनना पड़ेगा भारत का। तो ये सिर्फ नागरिक को प्राप्त है। अब अगला कौन सा है, अगला है मतदान का अधिकार। सब, अगर हम लास्ट में, ये तो अधिकारों से संबंध है, एक होता है मतदान का अधिकार। ठीक है, किसका होता है, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। ठीक है, ये भी नागरिक को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, नागरिक को। ठीक है, कि अगर यहाँ सी जिनपिंग साहब जी कहें कि हमें वोट देना है, ठीक है, हमें वोट देना है, मतदान का अधिकार किस में, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, या लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव, तो ऐसा नहीं है कि जो जिनपिंग साहब हैं वो कहें कि नहीं हमको वोट देना है। ठीक है, ये मिस्टर एक्स नहीं दे सकते क्योंकि ये एक विदेशी है, और ये अधिकार किसको प्राप्त है, हमने देखा ये नागरिक को प्राप्त है। यानी कि हम और आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, अगला अंतर क्या होता है, जब हम अगले अंतर की बात करते हैं तो सार्वजनिक पदों पर कोई विदेशी आसीन नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो हमारा न्यायाधीश हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, जो सार्वजनिक पद होते हैं। ठीक है, उन पर भी नहीं हो सकता कोई विदेशी व्यक्ति। ठीक है, तो एक बार हम विदेशी और इनमें अंतर समझ लेते हैं कि क्या अंतर है। ठीक है, हम क्या देख रहे थे कि कंसाइज करके एक बार अगर हम इनको देखें तो पहला अंतर अगर हम पाएंगे तो विदेशी में और इसमें क्या अंतर होता है, तो वो अधिकारों को लेकर होता है। तो हम कहेंगे कि आर्टिकल 15, अगर इनको हम लिखना चाहेंगे तो एक तो सबसे पहला होता है आर्टिकल 15 को लेकर। ठीक है, आर्टिकल 15, ठीक है, किसको प्राप्त है, नागरिक को हम कहेंगे प्राप्त है, तो हम कहेंगे एस, विदेशी को नहीं। ठीक है, अब ये हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि नागरिक को प्राप्त है, तो हम कहेंगे एस। ठीक है, और विदेशी कहेंगे कि नो, इसको प्राप्त नहीं है, इसको प्राप्त नहीं है। फिर अगला जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 16 आता है। ठीक है, आर्टिकल 16 की बात करते हैं हम। ठीक है, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, तो ये भी व्यक्ति को क्या करता है, ये भी यस करता है और यहाँ नो कर देता है कि आपको भी प्राप्त नहीं है। फिर तीसरा जो अंतर आता है वो आता है आर्टिकल 19 को लेकर, तो यहाँ हम कहेंगे कि यस और यहाँ हम कहेंगे नो। जो चौथा अंतर आता है वो भी फिर आर्टिकल को लेकर आता है, वो होते हैं आपके 29 और 30। तो ये भी यस है, नागरिक को प्राप्त है, लेकिन विदेशी को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये अंतर हो गया। अब जो मेन अंतर, अगर और अंतर समझना है तो सबसे पहला हमको देखना होगा मतदान का अधिकार।
किसका? मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार तो हम कहेंगे किसे? नागरिक। अगर हम मतदान के अधिकार की बात करें, ज़्यादा बड़ा हो गया था, यानी कि मतदान, जब हम मतदान के अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ लिखते हैं यस और इसमें नो। और फिर हम देखते हैं सार्वजनिक पद। सार्वजनिक पद की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी एस लिख देंगे और इसमें भी नो लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? नो। अब देखो, एक चार्ट बन गया और इस चार्ट की भांति हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं और नागरिक को नहीं। सबसे पहले आर्टिकल 15 जो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि आर्टिकल 15 इसके पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन नागरिक के साथ नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके साथ किया जा सकता है। तो इन अंतरों के साथ हम कह सकते हैं कि एक विदेशी और एक नागरिक में ये अंतर होते हैं। ठीक है, कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ ये जो आर्टिकलों की बात वही है। ये जो आर्टिकल हैं ये किसको प्राप्त है? केवल नागरिक को। किसे प्राप्त है? केवल नागरिक को। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं वो विदेशी को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। ठीक है, लेकिन जो स्पेशली 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल है ये स्पेशली नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। और दूसरा मतदान का, और तीसरा सार्वजनिक पद पर, इस पर कोई विदेशी आसीन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा। अब देखते हैं कि नागरिकता क्या है। भारतीय संविधान नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान करता है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है हमारा, वो नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो नागरिकता का प्रावधान है, क्या है? नागरिकता। अगर हम नागरिकता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलते हैं। हमको कहाँ मिलते हैं? भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जो हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान ये नहीं बताता है हमारा। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, संविधान को समझेंगे, संविधान को देखेंगे, तो संविधान जो हमारा है वो ये नहीं बताता कि भारत का नागरिक कैसे बनेगा। यानी कि अगर नागरिक बनना है आपको तो वो संविधान नहीं बताता है। ठीक है, संविधान नहीं बताता है। ठीक है, वो कौन बताता है? वो अलग प्रोसेस है। लेकिन संविधान ये भी नहीं बताता है कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी। क्या? संविधान ना तो अर्जित संबंधी और ना ही निरस्त के संबंध में कोई बात बताता है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो हमारा संविधान क्या बताता है? तो हमारा संविधान बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक है, कौन नागरिक है, कौन नागरिक होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1949 तक ये बताता है कि भारत के कौन नागरिक होंगे, या कौन नागरिक होंगे कब? 26 जनवरी 1949 को। कौन बताता है? संविधान। तो एक बात याद रखना, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो संसद के हाथ में, कि संसद कानून बनाएगा, तो उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि संविधान सिर्फ अभी इतना बताता है कि जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन है। ठीक है, तो संविधान ये बताता है, क्योंकि
अगर हम संविधान की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, वहीं से हम नागरिक बने। और देखते हैं कि नागरिकता संबंधी संविधान में क्या प्रावधान है। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 5 से 11 और भाग 2 में है। ठीक है, अब आपको आर्टिकल रटना नहीं है, समझते चलना है। ठीक है, आपने कभी सुना है कि आप गाना सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो तो आपको स्वतः याद हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पूर्ण तन और मन से रहे होते हैं। ऐसा ही मेरा प्रयास है कि आपको संविधान और राज्य व्यवस्था याद हो जाए, आर्टिकल 5 से 11 याद हो जाए। अगर आपको याद हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि हमारी क्लास का लेना सार्थक हो गया है। ठीक है, तो हम अब देखने जा रहे हैं आर्टिकल 5। बड़े गौर से देखिएगा, आपको संवैधानिक भाषा में नहीं जाना है। जैसा कि हम कह चुके हैं आपसे कि जो हमारा लेक्चर है वो सरल और सटीकता, साथ ही साथ सारगर्भिक तरीके से, और जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको वो शायद ही किसी किताब में मिल जाएंगी, लेकिन इस वे में, इस फॉर्मेशन में, इस सरल और सटीकता के साथ नहीं मिले। आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डीडी बसु पढ़ लें, आप कोई सी भी बुक पढ़ लें। हम ये नहीं कह रहे कि ये बुक अच्छी नहीं है, अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए, लेकिन आप समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए हम ये चीज़ें आपको एक इजी वे में लेकर आए हैं। ठीक है, क्या लेकर आए हैं? कि इजी वे में। तो आइए अब हम समझते हैं आर्टिकल कौन सा? 5। आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत का कौन नागरिक होगा, भारत का कौन नागरिक होता या कौन होगा। तो ये कब से बताता है आर्टिकल? कि ये बताता है 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहाँ से बताता है। और ये 3 चीज़ें बताता है। वो 3 चीज़ें क्या है? पहली देखेंगे, पहली ये देखेंगे कि भारत में जन्म हो, क्या हुआ, उसका भारत में जन्म हुआ हो। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद उसका जन्म हुआ हो। तीसरा बताता है कि उसके माता या पिता और दोनों। ठीक है, और दोनों। अगला क्या है कि जो जन्म लिया है, जो शिशु ने जन्म लिया है, वो अगर उसने 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में जन्म लिया है, भारत के राज्य क्षेत्र में। एक बात और देख लो, मैं समझा देता हूं। वो है कि यहाँ क्या है? भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक है, और एक होता है भारत का भू क्षेत्र। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले इनको समझ लेना है। ठीक है, और क्लियर कर लेना है। तो हम कहेंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा, भू क्षेत्र में नहीं। ठीक है, संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो आप इसको कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहीं फंसाएंगे तो वो यहाँ फंसाएंगे कि भारत के भू क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति, भारत के भू क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति क्या भारत का नागरिक हो सकता है, या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति नागरिक होगा। ठीक है, तो आपको ये अंतर समझना है कि भू क्षेत्र और राज्य क्षेत्र में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भारत में जन्मा यानी कहाँ जन्मा, तो हम कहेंगे उसको कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है। ठीक है, अगर वो राज्य क्षेत्र में जन्मा है तो भारत का नागरिक होगा। कब जन्मा? 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, या उसके माता, हमने कहा क्या? उसके माता या पिता, या तो माता जन्मी हो 1950 जनवरी में, या उसके पिता कोई एक, या फिर दोनों। अगर भारत
में के नागरिक हैं तो शिशु स्वतः क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और जो अगली बात है वो बात ये है कि 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है। अब ये 3 है। आर्टिकल 5 क्या प्रावधान करता है? आर्टिकल 5 3 बातों का प्रावधान करता है। वो ये है कि सबसे पहला है कि भारत में जन्मा, कि कोई व्यक्ति है, कोई शिशु है जो भारत में जन्म लेने है, कोई व्यक्ति है, कोई शिशु है जो भारत में जन्म ले लेता है, ठीक है। लेकिन कब, ये डेट याद रखना है आपको, 26 जनवरी 1950। किताबों में कई प्रकार की डेट मिलेगी, तो आप उन डेट्स के पीछे मत जाना। कहीं 1948 मिलेगा, मार्च मिलेगा, अप्रैल मिलेगा, इससे पहले आया, इसके बाद आया, इसके बाद गया, इसके बाद आया, तो इस झमेले में नहीं पड़ना है आपको। सीधा सा समझिए आर्टिकल 5। और हमारा संविधान कहता है कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा शिशु भारत का नागरिक होगा, या उसके माता पिता या कोई एक इनमें से भारत का नागरिक होगा, तो वो भारत का नागरिक होगा। या कोई व्यक्ति जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा, अगर 1905 की बात करें, अगर इसमें से 5 वर्ष पूर्व यानी कि 1945 से भारत में रह रहा है, तो वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। तो हमारा संविधान किसको नागरिक मानता है? इन 3 को नागरिक मानता है। आर्टिकल 5 के अनुसार क्या कहता है वो एक बार फिर से, कि भारत में जन्मा शिशु यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा कोई व्यक्ति, या उसके माता पिता में से कोई, या फिर दोनों जन्मे हो या नागरिक हो, वो भारत का नागरिक होगा। या जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा, किस स्थिति से? इस स्थिति से जो हमने आपको बताई, 26 जनवरी 1950, ठीक है। आर्टिकल 5 याद हो गया। कैसे याद हो गया? कि जो भारत में जन्मा हो 26 जनवरी, जब से संविधान लागू हुआ। फिर या तो उसके मम्मी या पापा या माता या पितामह यानी दादा दादी नाना नहीं, इस टाइप के जो हो, वो भारत में के नागरिक हो, तब भी माना जाएगा। चाहे या तो माता के लिए हो या पिता के लिए हो, दोनों हो तो और अच्छा है। या ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो वो भी क्या माना जाएगा, उसको भी हम भारत का नागरिक मानेंगे, ठीक है। आर्टिकल 5 क्लियर। आर्टिकल 6 कहाँ आ गए हम? अब हम आ गए आर्टिकल 6 पे, ठीक है। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि जो व्यक्ति, कौन? ऐसे व्यक्ति जो भारत से, यानी कि पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ था, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गया होगा, कराची टू रांची, कराची टू रांची, ये याद रख लेना, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको याद रखना कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गया हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान आ गया हो, कब? हमने कहा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से किसको नागरिक मानता है, वो ये चीज है। तो एक किसको मानता है आर्टिकल 6 में, कि एक ऐसा व्यक्ति जो 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले पाकिस्तान में रहता था, लेकिन भारत आ गया हो, ठीक है। अब ये क्यों? जब हम देखते हैं कि जब भारत शासन अधिनियम 1947 हुआ था, या माउंटबेटन जो योजना थी, ठीक है, माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक हुआ था कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेटस वाले दो राज्य होंगे, स्वतंत्र राज्य होंगे। तो उस
भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, सॉरी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग हो गए। जब आप मॉडर्न इतिहास पढ़िएगा, आधुनिक भारत इतिहास पढ़िएगा, तो वहाँ माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम देखेंगे तो ये चीजें वहां से लिंक अप करके आप देखेंगे। जब, क्योंकि जब देश आजाद हो गया तो दो चीजें बनी, एक भारत बना और एक पाकिस्तान बना। लेकिन 1947 से पहले तो भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। ठीक है, तो जो लोग रांची में रह रहे हैं, कराची पाकिस्तान में जो लोग रांची में रह रहा है, तो ये दोनों अलग नहीं थे। ये क्या थे? ये अविभाजित भारत था, अविभाजित भारत। ठीक है, लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है तो कुछ लोग, इसके जो कुछ नागरिक होंगे, ठीक है, इसके जो कुछ नागरिक होंगे, इसके भी कुछ नागरिक होंगे, ठीक है, क्या होता है, तो विभाजन होता है, तो अब मान लेते हैं इनको ये भारत देश अच्छा लगता है और इनको ये पाकिस्तान अच्छा लगता है। तो भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है, एक बार अच्छे से समझ लें आप। क्या प्रावधान किया गया कि जो पाकिस्तान से, कहां से, पाकिस्तान से कहां आ गए, भारत आ गए। ठीक है, कब? इस डेट के बाद। ठीक है, इस डेट के बाद आ गए हैं तो हम उनको नागरिक मानेंगे, तो क्या होंगे? वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, और कौन होंगे? इसका मतलब है कि जो अविभाजित भारत में अगर हम बात करें तो इनके माता पिता 1935 जो अधिनियम आया था, ठीक है, अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं। यानी कि जो ऐसे व्यक्ति नागरिक बन सकता है जिनके माता या पिता और दोनों, ठीक है, इनके माता या पिता या दोनों अविभाजित भारत में पैदा हुए, भारत के नागरिक हो, यानी कि 1935 के अगर होंगे तो वो अगर पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? तो हम उनको भी अपना नागरिक मान लेंगे और कहेंगे कि हमारी भारत माता बुला रही है, हमारी भारत माता, ऐसा लिखना नहीं है, बस मैं बोल रहा हूं। हम उनको भी, हमारी भारत माता बहुत दयालु, हम ऐसे लोगों को भी नागरिक मान लेंगे। ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान से परिवर्तन करके भारत आए। आर्टिकल 6, पहले आर्टिकल 5 क्या कहता है? हमारा उद्देश्य है आपको आर्टिकल याद कराना। आर्टिकल 5 कहता है कि जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में है लेकिन 26 जनवरी 1949 के बाद भारत आ गए, ठीक है, कि पहले या बाद भारत आ गए, तो हम उनको भी नागरिक मानेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे। यानी कि एक डेट आती है, अगर आप सुनेंगे कि 1948 में है एक डेट जिसको लोग कंसीडर करते, तो आपको उस डेट को याद नहीं करना है। ठीक है, उस डेट को, क्योंकि यहाँ लोगों का आवागमन शुरू हुआ है, जो अनुमति पत्र शुरू हुआ था वो हो जाता है, लेकिन वो नहीं, जो इसके पहले आ गए या इसके बाद, तो उनको भी हम नागरिक मानते हैं। 1950 तक जो भारत में आ गए तो हम उनको भी भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल क्या है? हमने अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है 7। ये कहता है भारत से पाकिस्तान, कहाँ? भारत से पाकिस्तान। ठीक है, अगला आर्टिकल 7 है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली है, तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या है? नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें रीजन है, इन टेक्निकल, इसको भी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो अलग चीज़ है, वो टेक्निकली चीज़ है, उसको हम अगली कक्षा में, यानी कि कल की कक्षा में देखेंगे कि कैसे
जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो, फिर उसको समझ में आया कि नहीं, पाकिस्तान नहीं रहना, हमको भारत में रहना हो, और वो लौट के आ गया हो, तो वो कैसे नागरिक माना जाएगा, कैसे संविधान उसको नागरिक मानेगा, इस चीज़ को हम देखेंगे। और फिर इसके आगे हम देखेंगे कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संसद ने कौन से कानून बनाए। हमने देखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया, उसमें कब संशोधन हुआ, कैसे संशोधन हुआ, ये सब देखेंगे। विवाद का मुद्दा देखेंगे कि क्या मुद्दा है जो अभी चल रहा है। तो एक बार हम क्लास को कंसाइज कर लेते हैं कि हमने क्या चीज़ें देखी। हमने सबसे पहले देखा था दोस्तों, बस आपसे 10 मिनट और लेंगे, 10 मिनट में हम सारी क्लास को कंसाइज कर लेंगे और अगली क्लास लेंगे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमने नागरिकता यानी कि नागरिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखी, और इसके अंतर्गत हमने 3-4 पॉइंट देखे, ABCD। पहला कहता है कि ये व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध है। दूसरा कहता है कि इसमें अधिकारों का होना अनिवार्य है और कर्तव्यों का भी होना है। और ये एक राजनीतिक रूप से, अगर हम TH मार्शल की बात करें, जो हमने आपको बताया था कि जो TH मार्शल है उन्होंने कहा था कि राजनीतिक पूर्ण सदस्यता होगी, जो व्यक्ति संविधान और देश के प्रति निष्ठा रखेगा वही नागरिक होगा। ठीक है, नागरिकता की परिभाषा देखी। हमने देखा था कि एक कॉन्सेप्ट और आता है कि वो कॉन्सेप्ट था क्या, वो कॉन्सेप्ट था हमारा कि नागरिक में और प्रजा में क्या अंतर होता है, इसको भी देखा। एक बार सरसरी निगाह से करसरी निगाह से सारी क्लास को कंसाइज कर लेते हैं। और हमने नागरिक और प्रजा में एक अंतर देखा था। नागरिक और प्रजा में हमने क्या अंतर देखा कि जो हमारी प्रजा होती है उसके पास केवल कर्तव्य होते हैं, और जहाँ ऐसी चीज़ हो वो चीज़ क्या होती है, वो हमने देखा कि वो राजतंत्र होता है। क्या होता है, वो राजतंत्र होता है। अगर वहाँ ये सारी चीज़ें हैं तो वो राजतंत्र होगा, क्योंकि वहाँ व्यक्ति के पास क्या नहीं होंगे, अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ राजा का कानून चलता है। जब हम नागरिक की बात करें तो हम नागरिक में हम कहेंगे कि यहाँ व्यक्ति के पास अधिकार भी होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं, और ये चीज़ें आपको लोकतंत्र में मिलेगी। इसलिए भारत एक लोकतंत्र है और हम कहेंगे कि भारत के हम एक नागरिक हैं। अगली चीज़ देखी कि विदेशी और नागरिक में, कि हम नागरिक में और विदेशी में कैसे अंतर करेंगे। तो हमने आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, ये सब भारतीयों को यानी कि केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। देखेंगे आपकी यहाँ सारा नो नो लिखा है। मतदान भी जहाँ तक प्राप्त नहीं है, सार्वजनिक पदों पर भी उनकी कोई स्वीकृति नहीं है। हमने गोरखा रेजिमेंट की थी, वो भारत की मर्जी है कि वो उनको दे या ना दे। अगला अगला हमने देखा था कि अब भारतीय संविधान नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान करती है। तो हम देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 है, और कहा गया कि कौन नागरिक होगा। तो सबसे पहली ये बात याद रखने का कि संविधान अर्जित करने की या बताता है कि नागरिक कौन होगा, इसलिए वो 26 जनवरी 1949 को बताया था कि भारत के कौन नागरिक होंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 5 देखा हमने। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, यानी कि जो शिशु का जन्म भारत में होता है, कब 26 जनवरी 1949 को, या उसके माता पिता या दोनों, या 5 वर्ष से पूर्व वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और एक बात याद, यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के किस क्षेत्र में, तो आप कहेंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र में, ना कि भू क्षेत्र में। ठीक है, किस में जन्मा हो, भू क्षेत्र में ना जन्मा हो, राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। फिर अगला आर्टिकल 6 आता है। आर्टिकल 6 आपसे कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो 26 जनवरी 1949 के पहले, तो वो अधिनियम 1935 अधिनियम का अविभाजित भारत में जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अगला आर्टिकल 7 आता है, जो आपको कहता है कि जो भारत और पाकिस्तान चला गया, भारत से पाकिस्तान, लेकिन उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर वो वापस आ जाता है तो कैसे नागरिक बनेगा, इस चीज़ को हमने ढीले रखा, और ये चीज़ हम कल देखेंगे। ठीक है, आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, नई क्लास के साथ। थैंक यू।